मेरी मौसी का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने पास रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति देश से बाहर होते थे। पति से बात की इस बारे में तो मान गए। मेरी मौसी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता वो ला देता था। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी मौसी का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठी तो मुझे बहुत सुकून मिलता। एक रात मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान जैसे मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टरनी से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। मुझे सिर्फ़ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी, 3 साल से तो आप मुझसे इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर विदेश में थी। वो साल में बस कुछ महीने के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक़्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊँ, ताकि मेरा दिल बच्चे में लगा रहे। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का ही मुँह देखना पड़ता। लेकिन अभी वो परदेस में थे। मैंने डॉक्टरनी से कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती? मोनू मेरा सगा भाई था। मेरी सगी छोटी मौसी का बेटा था। अपनी सोच के ताने-बाने में उलझी रही थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से वहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूबी हुई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मनीष ने दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपके खाने पर इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? मेरी सबसे छोटी मौसी का बेटा, जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आ गया था और पिछले कई महीने से मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को इस बात का कोई ऐतराज़ भी नहीं था। मनीष के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। आप कहाँ खो गई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मनीष की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं मनीष से कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। मनीष मेरा सगा भांजा था। मेरी मौसी का बेटा, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी मौसी की शादी हुई थी तो मैं 4 साल की थी। पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी मौसी की ससुराल काफ़ी दूर थी। यहाँ दूर-दूर तक कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए मेरी मौसी ने कहा, आप मनीष को अपने पास रख लो, वहाँ यह अच्छे से पढ़ लेगा। और मनीष मेरा भांजा भी था, तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से मनीष मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तो क्या मनीष मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। क्या सगे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ। ऐसा कैसे वो मेरे साथ ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था, जो मैं सह रही थी। एक तरह से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा। मैं जब वो मौसी के साथ मेरे मायके वाले घर आता था, मैं मेरी गोद में ही उसका ज़्यादा वक्त जाता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई-बहन में सबसे छोटी थी और वो मौसी की सबसे पहली औलाद। इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब वो नया-नया कॉलेज में गया था। मुझे गोलू के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था।
आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी है और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान है, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। दीदी, गोलू जीजू आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो गोलू के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता और मजाक करता रहता। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मैं और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ आया था, मुझे रात देर तक बातें करता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता है मुझसे कि गोलू जीजू ने प्रदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी, तभी मनीष मेरे दरवाजे पर नॉक कर कर अंदर आता है। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज से मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डरकर पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। की जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त मनीष के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है दीदी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कर लीजिए। मनीष ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखों में नींद चूर ना हो जाएगी वो उठकर वहां से नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रच रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरी जी चाह कि एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और अपनी रिपोर्ट उसके सामने रख दूं और उसको धक्का देकर बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़, वरना वो मुकर जाएगा। तभी मैंने उससे कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे बिल्कुल भी जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप सा गया और उठकर कमरे के दरवाजे तक चला। आप आराम करें और दूध जरूर पी लीजिए, खाना भी नहीं खाया हुआ है आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कहकर वह कमरे से चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन दराज में रखकर लाइट ऑफ कर दी और कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब मनीष मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद आने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा मनीष का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब वो बातें घूम रही थी जब मौसी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी थी कि मनीष नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक में नहीं थी कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा मनीष सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर पर रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त तो मैं बड़ी रहम दिल दिखाते हुए हामी भर दी थी कि मनीष मेरा भाई ही नहीं, मेरा बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगे भाई से भी बढ़कर था और भाई और छोटे बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया है। मेरी मौसी दिल की मरीज है, अगर वह सच जानती कि मोनू ने मेरे साथ क्या किया है शायद सुनते ही मर जाती। मनीष को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने उसका कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी जोर से खटखटाया। मैं उठी और दरवाज़ा खोला।
मैंने सामने देखा, मनीष मुझसे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रोब जमाकर पूछना। वो होता कौन था मुझसे इस तरह से बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से मुझसे उखड़कर इस तरह से बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम आवाज़ से बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था। जब आपने जवाब ही नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गए हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था। इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक ना किया करें। मुझे उसकी झूठी फ़िक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तीखी आवाज़ में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति देश से बाहर जाते थे, वो औरत बहुत ख़्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती थी और बहुत अच्छी औरत थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाज़ार से कुछ लेने जाती तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मँगवाना तो नहीं है? तो बिना तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मँगवा लिया करती थी। लेकिन जब से मनीष आया था, मैं हर काम मनीष से ही कराती थी। उस वक़्त तो मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को ख़त्म करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि रेखा से कहूँगी क्या? ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी ही। वो बिना सच बताए मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर मौसी को मैं सच बताती तो वह सह ना सकती थी। अगर पति से ये सब कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानते। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसी कश्मकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैंने अपने डॉक्टर के पास नहीं गई जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई। उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक-ठाक पैसे दे दूँगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह काँप गई। मैंने रात को घर आते ही मनीष से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। आप यह क्या कह रही हो? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊँ? मैं तो यहीं रहूँगा। लेकिन आप अकेली कैसे रहोगी? मुझे मनीष की मेरे लिए फ़िक्रमंदी ही खल रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रहती थी। जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में सो गई और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना कुछ सूझा। मैं चिल्लाने लगी। मेरे बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर मैं तो होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। कब घर आए थे तुम? वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मनीष ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे मालूम था कि मैं आज आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। तब मुझे खिड़की के रास्ते से अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी। यहाँ कौन सा गैर था जो तुमने दरवाज़ा लॉक करके सोई थी? गोलू की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्दहवाश हो गई थी, इसलिए गोलू के गले लगकर मैं बहुत रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देख समझे कि मैं
उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूँ अचानक उनके सामने पाकर रोने लगी हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो गोलू अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन गोलू की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि गोलू से क्या बहाना बनाऊँ, कैसे बात छुपाऊँगी। मैं परेशान सी होकर लॉन्ज में बैठी थी। तभी मनीष किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता लेकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज़? मैंने उसे नफ़रत से देखा और कहा कि तुम किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ दीदी कहते हो, दूसरी तरफ मैं ये सब सह कर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म के मुँह पे जो भी आए उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अभी भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, दीदी क्या कह रही हो आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? मनीष की बात पर मैंने उस ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मनीष अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी। उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई और कहा, ये पढ़ो। और अपनी गंदा चेहरा लेकर गोलू से उठने से पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से वो दबी दबी आवाज़ से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि गोलू को इस बात की भनक भी लगे। मनीष वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। चेहरे पर उदासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, गोलू आंगन में आ गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधे मनीष के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही तन बदन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो गया था। गोलू तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे सुई लगी थी और गोलू मुझे बड़ी संजीदगी से देख रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मनीष भी वहीं खड़ा था। मैं गोलू को देखकर रोने लगी। मैंने कहा, मेरी कोई कसूर नहीं है गोलू। मनीष मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े गोलू से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए और मेरे जुड़े हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो ना मनीष। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक अलग रिपोर्ट के अदल बदल है। ये सब गलतफहमी है। मनीष की तरफ से जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी बहन में और आप में कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी लड़की को गंदी नज़र उठाकर भी नहीं देखा। आप तो मेरी बहन की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे के सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख़्याल इसलिए रखता था, मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए इसलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाने-पीने और दवा का ख़्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है तो मैं कभी नहीं आता। वो रो रो कर अपनी बातों को रख रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भाई के खिलाफ, ये नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आती है। मैं सोच ही रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा लेती तो ऐसा ना होता। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसी तरह की कहानी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। मेरा अभी नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।